सातवें चरण में भाजपा का जो है खाता खुलना मुश्किल, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल इलाका है यहाँ पर दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है। लेकिन कुछ इसमें ऐसी भी सीटें हैं जिस पर जो है भाजपा को कोई हरा नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार बंटी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि अब तक आप जो है उत्तर प्रदेश ही समेत पूरे देश में जो चुनावी रण चल रहा है 2024 के लोकसभा का चुनाव का, उसमें आप भागीदारी अपनी सुनिश्चित करा रहे होंगे। लगभग अब जो तय हो चुका है, 6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। ये तय कर दिए हैं मतदाता कि अब जो है किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी सरकार नहीं बनने वाली है। जो 7वां चरण का चुनाव है वो 1 जून को होने वाला है और उसके बाद जो सभी जो काउंटिंग होने वाली है सभी चरणों की, वो 4 जून को होने वाली है। अब तक जो है लगभग किसी न किसी की सरकार बन गई होगी या फिर जिसकी बिगड़नी होगी वो बिगड़ चुकी होगी। जो 7वां चरण है अब वो लीड लेने वाला चरण है। अब 7वें चरण ये बताएगा कि कौन सी पार्टी जो है कितने ज़्यादा मतों से जो है या फिर कितने ज़्यादा सीटों से जो है आगे निकल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का जो चुनाव है 1 जून को होने वाला, उस पर 13 सीटों पर मतदान होने वाला है। पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए इस 13 सीटों का, तो लगभग जो 11 सीटें हैं इस पूर्वांचल की, इन 13 सीटों की जो 11 सीटें हैं उस पर जो है भाजपा का कब्जा था और बाकी जो 2 सीटें थी उस पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था। बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होने का कारण यह था कि उस समय जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन चल रहा था, जो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इस समय जो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी ने किसी से भी नहीं किया है। बशर्ते यही कारण है कि शायद जो है बहुजन समाज पार्टी इस चुनावी लोकसभा का जो 24 का चल रहा है रण, इसमें कहीं ना कहीं पीछे जाती हुई दिख रही है। वो जो 2 सीटें हैं, मैं आपके बारे में बता दूं कि वो जो 2 सीटें हैं, वो एक घोसी की जो सीट है वहाँ से जो है अतुल राय जी चुनाव जीतकर संसद में पहुँचे थे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर, और दूसरी जो सीट थी वो गाजीपुर की लोकसभा की सीट थी जहाँ से मनोज सिन्हा जी की परंपरागत जो सीट रही है, यहाँ से मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़े थे, अफजाल अंसारी के खिलाफ हार गए थे और अफजाल अंसारी जो है बहुजन समाज पार्टी के सही सिंबल पर संसद में पहुँचे थे। ये तो 2019 का रिकॉर्ड रहा। लेकिन 2024 का लोकसभा का चुनावी रण चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ का जो समीकरण है उत्तर प्रदेश का, और ख़ास तौर से पूर्वांचल की बात करें तो थोड़ा सा ये समीकरण कुछ उलटफेर वाला समीकरण रहा है। क्योंकि जब ये पूर्वांचल किसी का साथ देता है तो पूरे दिल खोल कर साथ देता है, जब साथ नहीं देता है तो एकदम क्लोज कर लेता है, अपना दिल अपना मन विचार बदल लेता है, तो साथ ही नहीं देता है। यही कारण रहा है कि जब कोई पार्टी यहाँ से जीतती है चुनाव तो काफ़ी बम्पर सीटों से चुनाव जीत जाती है, और जब कभी पीछे हटती है तो वो काफ़ी ज़्यादा मतों से जो है सीटों से जो है पीछे चली जाती है। कुछ हॉट सीटों के बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 7वें चरण का चुनाव है इस पर लगभग कुल जो निर्दलीय और जो बाकी इंडिया और एनडीए गठबंधन या फिर जो अन्य गठबंधन पीडीएम जैसे बनाए गए हैं, कुल उम्मीदवारों की बात करें तो लगभग जो 144 उम्मीदवार हैं। हालांकि ये ज़्यादा उम्मीदवार थे, लगभग जो है 317 शुरुआत में नामांकन किए थे, लेकिन कैंसिल होने के बाद पर्चा वापस लेने के बाद जो है अब मात्र जो है 144 ही प्रत्याशी बचे हुए हैं। कुछ मुख्य सीटों के बारे में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट सीट आती है इन 13 लोकसभा की सीटों में, सबसे पहले आती है वो सीट जो है वाराणसी है। वाराणसी से खुद नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो स्थानीय नेता हैं, जो 4 से 5 बार के विधायक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से के, अजय राय जी वहाँ से चुनावी मतदान में, अजय राय जी पिंडरा विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन स्थानीय तो हैं, लेकिन उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि काफ़ी बहुत अच्छा तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा की पहले से ही परंपरागत सीट रही है। समीकरण यहाँ का कुछ ऐसा कहता है कि ये भाजपा के लिए सीटें निकालना बहुत ही आसान है। दूसरी जो सीट इम्पॉर्टेंट सीटें आ जाती हैं इसमें से वो गोरखपुर सीट है। गोरखपुर सीट से भाजपा तो चुनाव जीतती है, लेकिन प्रत्याशी अगर कहीं बदल दिया जाता है तो जैसे जब 2019 के बाद 2014 के बाद जो है यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी जो है निषाद समाज से उतारा था। और निषाद का जो यहाँ पर वोटरों की संख्या निषादों की लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास है। तो उस समय जो है ना स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ की सीट छोड़ चुके थे, तो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वहाँ पर उपचुनाव जो है इसलिए कराया गया था। तो उस समय जो समाजवादी पार्टी जीत गई थी और ये परंपरागत सीट होने के बावजूद भी ये सीट बीजेपी हार गई थी। उस समय उस उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का जो है समाजवादी पार्टी को एक इशारे पर जो है वो ट्रांसफ़र बहन जी ने करवाया था और ये
पॉसिबल भी हो, और चुनावी नतीजा आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन रवि किशन जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें तो काजल निषाद जी जो है अभिनेत्री चुनाव लड़ रही हैं। अगर 2014 के बाद का जो 2017 के आसपास जो लोग उपचुनाव हुआ था, अगर कुछ ऐसा ही समीकरण इस बार भी लगता है बैठ रहा है, तो यह सीट इस बार जो है फंसती हुई मुझे नज़र आ रही है बीजेपी के लिए। बाकी वहाँ की जनता को तय करना है, वहाँ के मतदाताओं को तय करना है कि यह सीट जो है किसके खाते में वो डालने वाले हैं। उसके बाद जो है बात करें तो ये पूर्वांचल का जो सबसे दक्षिणी सीट मानी जाती है वो मिर्ज़ापुर की सीट है, जहाँ से अपना दल की जो प्रत्याशी हैं अनुप्रिया पटेल बीजेपी गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन वहीं बात करें इंडिया गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी अपना ये सीट जो है, इस सीट से जो रमेश बिंद जी को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारी है। रमेश बिंद जी को चुनावी मैदान में उतारने का दोस्तों कारण ये था कि यहाँ बिंद वोटरों की जो संख्या है लगभग 2.5 लाख के आसपास है, और वर्तमान में जो है एनडीए के खिलाफ थोड़ा सा माहौल भी बन चुका है अब, क्योंकि कोई भी सरकार जो रहती है लगभग 10 से 15 सालों से अगर शासन कर लेती है, थोड़ा सा उसके खिलाफ ऑटोमेटिक जो है बन जाता है। और काफ़ी युवा जो है बेरोज़गारी को लेकर काफ़ी परेशान है, और कई सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे भी रहे हैं। तो थोड़ा सा अनुप्रिया पटेल के लिए भी ये सीट थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रही है, और हो सकता है कि अच्छा खासा अगर मुकाबला भी हो तो अगर जीतते भी हैं अनुप्रिया पटेल जी तो काफ़ी कम मतों से है ये जो चुनाव जीतेंगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सीट जो है गाजीपुर की सीट, आप लोग तो जानते हैं यहाँ पर अफजाल अंसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्वांचल के गांधी भी कहे जाने वाले। तो यह सीट उनके लिए बहुत ही आसानी से निकलती हुई दिख रही है। थोड़ा सा अगर मेहनत करना पड़े तो दलित वोटर अगर थोड़ा सा भी इनका कुछ परसेंटेज झुका हो जाता है, दलित वोटरों को समझाने में लुभाने में कामयाब हो जाते हैं अफजाल अंसारी जी, तो ये चुनाव जो है ये सीट जो है उनके लिए निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बारे में बात करें तो बलिया की जो लोकसभा की सीट है बागी बलिया, इस बार मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है, किस प्रकार से कौन सी पार्टी जीतेगी, अगर क्या होगा तो कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या होगा नहीं होगा तो ये पार्टी हार जाएगी, उस वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल एक मोटा मोटी आंकड़ा बता दें इसमें, तो नीरज शेखर जी जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला इनका जो रिकॉर्ड रहा है 2 बार से सांसद तो रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और बीजेपी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी सनातन पांडे जी को उतारा है। सनातन पांडे जी भी काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा का वोट काटने में माहिर हैं, और काटता हुआ ऐसा जो वोट है भाजपा का जो खासतौर से ब्राह्मण वोटर है ये इनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा समीकरण ही कुछ ऐसा है यहाँ का कि, और पूरे प्रदेश में 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें ब्राह्मणों का मैटर जो है काफ़ी उठा हुआ था, तो उस समय से भी कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ की जो सीट है वो बीजेपी को लिए फंस सकती है। उसके बाद जो है बात करें जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं, चंदौली की लोकसभा की सीट, चंदौली लोकसभा सीट से भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, 2 से 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। और उसके बाद जो है सत्येंद्र मौर्य राजनीति में पहली बार उतरे हैं बहुजन समाज पार्टी से। नेता तो पुराने हैं, लगभग 60 साल 20 सालों से जो है ये बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे हैं। 60 के आसपास जो है इनकी उम्र भी हो चुकी है, कोई आपराधिक मुकदमा भी अब तक नहीं है। तो ये चुनाव काफ़ी अच्छा लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मौर्य अगर वोटर है तो वर्तमान में जो है मौर्य वोटर बीजेपी का वोटर कहा जाता है। अगर बीजेपी का वोटर मौर्य वोटर जो है सत्येंद्र मौर्य के पक्ष में जाने में कामयाब हो जाता है तो ये नुकसान जो है दोहरा नुकसान होने वाला है, वो बीजेपी को होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और इसका जो सीधा फायदा मिलने वाला है वो वीरेंद्र सिंह जी को मिल रहा है। स्थानीय लोग लगभग जो है नाराज़ भी चल रहे हैं, और यहाँ का जो राजपूत वोटर कहा जाता है एक अच्छी खासी जनसंख्या में है। विधानसभा सैयद राजा की बात करें तो लगभग 60 से 70 हज़ार वोटर्स जो हैं खुद चल कर आते हैं राजपूत समाज से ही। इस पर तो कुछ जो है वोटर नाराज़ इसलिए भी हैं क्योंकि जो राजपूतों की अनदेखी की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर कहे केंद्र के सरकार के द्वारा, तो कुछ राजपूत प्रत्याशी भी बनाए जाने का कारण यही भी है। और हो सकता है कि कुछ ट्रांसफ़र अगर वोट होते हैं इनका राजपूत वोटरों का तो वीरेंद्र सिंह के लिए जो ये सीट है थोड़ा आसान हो जाएगी। और 2 बार से सांसद रहने के बाद भी महेंद्र नाथ पांडे का रिकॉर्ड रहा है कि भारी उद्योग मंत्रालय इनके पास रहते हुए भी कोई भी उद्योग यहाँ पर नहीं खुलवा पाए, और इनका जो रहना है क्षेत्र में रहना तो कम ही रहता है। संघ के
अच्छे खासे लीडर माने जाते हैं, तो इस कारण इनको जो है सीट भी मिल जाती है, टिकट भी मिल जाता है बहुत ही आसानी से, और चुनाव जीत भी जाते हैं। मोदी लहर में भी चुनाव जीते हुए थे, और 2019 का जो लोकसभा का गठबंधन से हुआ था, आसानी से चुनाव तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन 15,000 का ही मतों का अंतर था कि वो चुनाव जीतकर यहाँ से गए थे। बाकी जो सीटों के बारे में बात करें दोस्तों, तो घोसी की जो लोकसभा की सीट है, ये छड़ी चुनाव चिन्ह से जो है बीजेपी के कैंडिडेट कहें या फिर सुपसपा के कैंडिडेट कहें, दोनों लोगों का गठबंधन है। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दा, स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि लगभग पूरी तरीके से जो है चुनाव हार रहे हैं अरविंद राजभर जी। बाकी वहाँ के लोगों का तय करना है, और हारने का कारण ये भी है कि बालकृष्ण चौहान जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बना दिए गए यहाँ पर, और राजीव राय जी जो है, राय वोटरों का संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ उलटफेर होगा। तो राजीव राय जी चुनाव जीत रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी का चुनावी जो तरीका रहा है लड़ने का, भिड़ने का, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध रहते हैं, तो थोड़ा सा इसका नुकसान साफ होता हुआ वहाँ से दिख रहा है। वहीं कुशीनगर से बात करें तो कुशीनगर से जो प्रत्याशी हैं RSSP के स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है, जो सीधा खेल बिगाड़ता हुआ बीजेपी का दिख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ से चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा ही फाइट करते हुए यहाँ से नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है सलेमपुर से रमाशंकर राजभर जी जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और रविंद्र कुशवाहा जो है बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह जो है कि कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह वही अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं जो आप लोगों को कभी न कभी टीवी में डिबेट करते हुए दिखते रहे होंगे, क्योंकि ये प्रवक्ता भी रह चुके हैं, अभी शायद वर्तमान में हैं भी प्रवक्ता। शंकरमणि त्रिपाठी जी जो है यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बांसगांव से जो है सदल प्रसाद जी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कमलेश पासवान जो हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और महाराजगंज से जो है वीरेंद्र चौधरी जी और पंकज चौधरी जी जो है बीजेपी के प्रत्याशी है। राबर्ट्सगंज से जो है छोटेलाल खरवार जी यहाँ से सांसद प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से, और रिंकी कोल जो है अपना दल की जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी से बनाई गई है। धनेश्वर गौतम जो है यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये जो लोकसभा की सीटें हैं, लगभग 13 लोकसभा की सीटें, कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम देखा जाए, मैक्सिमम सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी का ऐसा लग रहा है कि दबदबा है, और यहाँ से लगभग जो है 8 से 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी हुई निकालती हुई दिख रही है। बाकी जो है यहाँ का क्या माहौल है स्थानीय लोग को ही पता होगा, और उसके बाद जो है किसको वो अपना मत देकर संसद में भेजते हैं वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये यहाँ के स्थानीय जनता लोगों के हाथ में है। आप हमारे YouTube चैनल से बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत कमियाँ हमारे वीडियो में रहती हैं, क्योंकि हम भी नए इस प्लेटफार्म पर आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। आगे आने वाले समय में जो है चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।